बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी और बारिश की वजह से आप ऑफिस से लेट नहीं हुए होंगे, क्योंकि मैं आज लेट हो गई। आज बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद जो रोड्स के ऊपर सूरत हाल होती है उसमें ज़रा ध्यान से एहतियात से आना पड़ता है, तो उस चक्कर में मैं आज थोड़ी सी लेट हो गई, लेकिन टाइम पे आई हूँ मैं ऑन एयर, ये बात तो नहीं हो सकती। अच्छा, इसके साथ साथ जी आपको पता है कि कुछ वेदर रिलेटेड अपडेट्स भी हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करेंगे। कल कराची का एक पॉश इलाका है जिसमें एक मारूफ मॉडल अदाकारा हुमैरा असगर अली जिनका नाम था, और एक रियलिटी शो में भी वो अपेयर हुई थी। उसके अलावा काफ़ी अरसे से ड्रामाज और फिल्म्स के अंदर भी काम कर रही थी। उनकी कई रोज़ पुरानी जो बॉडी है वो पुलिस को मिली, और इब्तदाई जो तफ्तीश हुई उसके मुताबिक ये वाक़या तबी मौत का लगता है, लेकिन अभी जब पोस्टमार्टम होगा तो उस हवाले से फिर क्लैरिटी मिलेगी। कई सालों से हुमैरा अकेली ज़िंदगी गुजार रही थी और इसी फ्लैट के अंदर रह रही थी, और कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस का भी शिकार थी, क्योंकि इनके जो मालिक मकान है उन्होंने कंप्लेन की थी कि रेंट नहीं शायद वो अदा कर सकी, और उसके बाद उन्हीं की इत्तला के ऊपर यहाँ पर आएंगे, और इस तरह से फर्दर जो डिटेल्स आएंगी वो हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या भी कल मैं मुख्तलिफ एक्टर्स की और शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की स्टेटमेंट्स वगैरह भी देख रही थी। ये इस माह के अंदर एक दूसरा वाक़या है। इससे पहले हम जानते हैं कि बहुत सीनियर अदाकारा जो थी आयशा खान साहिबा, वो भी कई दिन से अपने फ्लैट पे उनकी मौत वाक़या हुई थी, और उसके कई दिन के बाद उनकी बॉडी जो है वो पुलिस को मिली थी और वो शिकायत हुई थी। लेकिन ये एक बड़ी तशवीशनाक बात है कि हमारे इर्द गिर्द लोग हैं, हम उनको जानते हैं, लेकिन हम उनसे जब तक इन कांटेक्ट हैं तब तक तो ठीक है। अब अगर ये 20-25 डेज़ पुरानी उनकी बॉडी जो है उनके फ्लैट के ऊपर में मौजूद थी, तो ये ज़ाहिर है कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर्स इन्वॉल्व ज़रूर होते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखते, उनको कभी मैसेज कॉल पे राब्ते में नहीं है। यू नेवर नो कि वो किस मेंटल फाइनेंशियल किसी भी तरह की फेज से गुजर रहे हो, और हुमैरा के हवाले से आई डोंट नो, लेकिन स्टिल जब कोई तफसीलात सामने आएंगी तो उस पर कोई कमेंट भी किया जा सकता है। वैसे कल एक हमारी एक्ट्रेस है अमर खान ने कहा था बड़ी जालिम है ये फील्ड, वी डोंट इवन रियलाइज़। ये बहुत सारे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की कहानी है कहीं ना कहीं, और हुमैरा की एक पिक्चर जब सामने भी आई तो आई फील सो सैड बिकॉज आई गॉट अ चांस टू इंटरव्यू हर। मैंने कुछ 1-2 साल पहले उनका इंटरव्यू किया था जब उनका ड्रामा भी आ रहा था। इट वाज सो सैड कि इस तरह से एक खातून बड़ी यंग एज के अंदर ना जाने किन फैक्टर्स का शिकार होकर उनकी डेथ हुई है। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे और उनके घर वालों के लिए आसानी करे। इसके साथ जी आगे बढ़ते हुए कराची का रुख करेंगे, और जहाँ शहर कायद के हवाले से हम बात करते हैं, कदीम इमारतों की मिसमारी के हवाले से भी, और इसके साथ साथ जी ये जो वाक़या पेश आया था इस हवाले से यहाँ पर मसमार करने का सिलसिला तो जारी है ही। मुतासरा अफराद को फ़्लैट से कीमती सामान निकालने के लिए कुछ वक्त दिया गया है। मुतासरीन अपनी मदद आपके तहत जो हैं सामान निकालने पर मजबूर हैं। मुतासरा अफराद ने इंतज़ामिया की कारकर्दगी के ऊपर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर सिंध ने मुतासरा अफराद के लिए प्लॉट देने का तो ऐलान कर दिया है, और साथ साथ 10 लाख रुपए देने का भी इस हवाले से भी बात हुई है। लेकिन ठेकेदारों की जानिब से भी जो फ्लैट्स का जो सामान है निकालने के लिए मुतासरा अफराद से 5-6 हज़ार रुपया फ़ी फ्लैट वसूल किया जा रहा है। इससे सारे मामले पे ज़ाहिर है जो मुतासरा लोग हैं उनको बहुत रिजर्वेशंस अपनी जगह पे मौजूद हैं। हमारे पब्लिक न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद रज़ा इस वक्त लियारी के अंदर मौजूद हैं, ज़रा उनसे बात कर लेते हैं और तमाम तर मामले की तफसीलात जान लेते हैं। जी रज़ा बताइएगा। जी इस वक्त मैं लियारी के इलाके बगदादी में मौजूद हूँ। यहाँ पर मुतासरा अफराद बड़े पैमाने पे जो सड़कों पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत सारे जो मुतासरीन हैं वो अपने अजीज़ व अकारिब के और रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। मुतासरीन का कहना है
कि इंतज़ामिया की जानिब से कोई खातिर खा इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के अंदर धूप के आलम में पूरा दिन जो है गुजारना पड़ता है। तमाम तर जो सामान है वो आहिस्ता आहिस्ता जो मुतासरीन हैं वो अपने घरों से निकाल रहे हैं। कुछ जो इमारतें हैं उनमें जो है मुतासरीन को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ से ही ये तमाम तर ऑपरेशन शुरू किया गया था और आज बाकायदा जो मखदूश इमारतें हैं उसको मस्मार किया जा रहा है। गवर्नर सिंध की जानिब से भी प्लॉट्स का ऐलान भी किया, उनकी जानिब से एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है और उनका यही कहना था कि जो मुतासरीन हैं राशन के हवाले से जो उनको नुकसान हुआ है वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारे मुतासरीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी रुदात सुनते हैं। हर शहरी, हर मुतासिर की एक अपनी एक कहानी है, दुख भरी कहानी है जिसके वो अजियत से गुजर रहे हैं। आप ये बताइएगा कि क्या आप लोगों से वादे किए गए और अमली तौर पर क्या हो रहा है? ये हम लोग जब बिल्डिंग गिरा है ना पीछे वाला, तो हम लोगों को कुछ भी नहीं बोला। हम लोग सब पूरा बिल्डिंग वाले घर के अंदर थे। फिर ये लोग आए, में रिस्को वाले हैं, तो आए बोले 1 घंटे के लिए आप लोग बाहर आ जाओ ताकि हम लोग का कार्रवाई होगा। तो आप लोग के बिल्डिंग से कुछ लाशें निकालना है। हम लोग तो निकल गए बाहर 1 घंटे के लिए। आज 1 घंटे से आज 5 दिन हम लोग रोडों के ऊपर है और हम लोग को अंदर नहीं छोड़ रहे। सारे हमारे सामान है, सारे चीज़, और हमारे बिल्डिंग में कोई भी आँच भी नहीं आया। अल्लाह का शुक्र है। ये तो अभी बना हुआ है ये बिल्डिंग। कब तो चेक करके, कब चेक करोगे? अंदर से तो चेक हो गया, वो तो मुकम्मल हो गया। अभी अल्लाह के लिए बाहर से भी चेक करो ताकि हम लोग को अपना घर दिलाओ। हम लोग को ज़मीन नहीं चाहिए, किसी का इमदाद नहीं चाहिए, सिर्फ अपना घर चाहिए। अच्छा, यहाँ पर ये भी देखा जा रहा है कि जो ठेकेदार हैं या मजदूर तबका है वो आप लोगों से 3,000 5,000 वो पैसे भी ले रहे हैं कि घर ले आने के लिए। तो ये आप किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि इंतज़ामिया नाम की कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको? नहीं, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी इंतजाम नहीं है, कुछ भी नहीं। हम लोग 5 दिन से रोडों पे ही है, दर पदर है। बच्चे कहाँ हैं, हम लोग कहाँ हैं? हम लोग को ना सामान निकालने दे रहे हैं। जो सामान निकालने के लिए वो लोग भी बोल रहे 5,000 दे दो, 3,000 दे दो, जब भी सामान देंगे। हम लोग को घर के बदले घर चाहिए। हम लोग रोड पे खड़े हुए, हम लोग की सारी चीज़ें अंदर पड़ी हुई। हमारी तो पूरी छत्ती, हमारी तो दीवार भी गिर गई है, उसके साथ ही जॉइंट थी। ये वाली बिल्डिंग में नहीं थे, हम लोग बराबर वाली बिल्डिंग में थे। हम लोग कैसे वहाँ पे जाएँ, कैसे ना करें? हम लोग तो रोड पे, हम लोग तनख्वाहें घर में पड़ी हुई है, सारी चीज़ें घर में पड़ी हुई है। हम लोग तो बेघर हो गए। हम लोग को कुछ भी अभी तक नहीं मिला है, कुछ भी नहीं। ये ए ब्लॉक, बी ब्लॉक वाले जिनकी बिल्डिंग गिर चुकी है, हमारी बिल्डिंग तो सही सलामत खड़ी हुई है। हमने तो इंसानियत के खातिर 1 घंटे के लिए रेस्क्यू के लिए खोला हुआ है, तो हमें क्यों नहीं जाने दे रहे? हमारी बिल्डिंग को क्लियर करार दिया गया है, फिर हमें 5 दिन से क्यों दर बदर किया हुआ है? क्लियर है जब बिल्डिंग, हाँ हमें अपने घर जाना दिया जाए। जो मलबा इस लोगों ने तोड़ा है ना, वो मलबा हटाए, बाहर से चेक करे, हम लोगों को अंदर जाने दे। हम लोग अपना घर चाहिए, हम लोग को किसी का इमदाद नहीं चाहिए। जब हमारे चेक करवाएं फिर हमें जाने दे, लेकिन हमें अंदर जाने दे। हमारे घर खोले जाए, हमारे बच्चे दर बदर हैं, उनके पहनने के लिए कपड़े तक नहीं है। हम लोग कहाँ जाए? हमारी बिल्डिंग तो ऐसा कोई हमारी बिल्डिंग में मसला नहीं है, हमारी बिल्डिंग तो क्लियर है, फिर क्यों हमें दर बदर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये मुतासरा अफराद थे और इसी तरह की बहुत बड़ी तादाद मुख्तलिफ इलाकों में, गलियों में मौजूद है जो ये मुतालबा कर रही है, जो इंतज़ामिया की जानिब से ऐलानात किए गए हैं उसको अमली जामा पहनाया जाए, क्योंकि जो ऐलानात किए गए थे अब तक अमली तौर पर नज़र नहीं आ रहे। मुतासरीन का कहना है जो रिहाइश के लिए कहा गया था वो ग्राउंड नुमा एक जगह है, वहाँ पर न छत है न वॉशरूम के इंतज़ामात हैं। यही वजह है कि वो अजीज़ व अकारिब के घरों पर जाने पर मजबूर हैं और उन्होंने मुतालबा किया है कि उनको फिलफौर इंसाफ फराहम किया जाए। जबकि जो वक्फे से जो इमारतें हैं, तकरीबन 51 से ज़ायद जो इमारतें बताई गई हैं जो मखदूश करार दी गई हैं और जो नाकाबिले रिहाइश इमारतें हैं उनको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया जाएगा। इस ज़िला जनूबी में 500 से ज़ायद मखदूश जो है इमारतें हैं और अब बाकायदा ऐलानात तो किए गए हैं। अमली तौर पर अब देखना है कि क्या इन मुतासरीन को जो 10 लाख रुपए का ऐलान किया गया था वो मिलेंगे नहीं मिलेंगे, जो प्लॉट्स का ऐलानात किए गए थे वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अलबत्ता जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, बहुत सारे मुतासरीन यहाँ पर अपनी मदद आपके तहत जो सामान बच गया है जान जोखों में डाल के वो फ्लैट्स के अंदर जा रहे हैं और अपना सामान निकाल कर अपनी मंजिलों की जानिब बढ़ रहे हैं। और मुतासरीन बहुत सारे ऐसे हैं जो सड़कों पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। जी, दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। और जो लोग वहाँ पे सफ़र कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़, उनके बच्चे रोड के ऊपर रात गुजारना और इंतज़ामिया
आई एम नॉट श्योर कि क्या हो क्या रहा है। शहर कायद जहाँ पे हम साने के हवाले से बात करें, सिंध हुकूमत और मुतल्लिका इदारे और ख़ास तौर पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है हरकत में तो आ गए हैं, लेकिन ये सारे मामलात हमने अपने सामने देखे हैं। इस वक्त अगर ये इमारतें 2022 में ख़तरनाक करार दी जा चुकी थी तो उस वक्त ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया और इतने साल तक ये खामोशी क्यों इख्तियार किए रखी गई, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। हमारे साथ तर्जुमान सिंध हुकूमत भी हमें ज्वाइन करेंगे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी हम सानिया लियारी के हवाले से बात कर रहे हैं और 27 कीमती जानों का जहां पर हमने जिक्र किया है वो ज़ाया हुई हैं और इस वक्त इंतज़ामिया क्या कर रही है। सबसे पहले तो हम ज़रा नादिर नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान सिंध हुकूमत है, उनसे बात करते हैं। नादिर साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जो इमारत गिरने का वाक़या पेश आया, इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद होती है? अगर 2022 में इस इमारत को ख़तरनाक करार दिया गया था तो तब इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, 2022 में ही इस इमारत को नाकाबिले रिहाइश करार दे दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली जो नोटिस गए थे SBCA की तरफ से, रिहाइशियों ने उनको सीरियसली नहीं लिया। इसके अलावा SBCA टाउन के और दीगर सरकारी इदारों के टीम्स भी गई थी इन इमारत को खाली कराने के लिए, मगर सबसे ज़्यादा जो रुकावट पेश आती है वो ख़ुद रिहायशियों की तरफ से ही आती है। जो रिहायशी हैं अक्सर औकात में अपनी रिहाइश गाह को छोड़ना नहीं चाहते। इसकी दीगर वजूहत होती है, कुछ की सेंटिमेंटल इमोशनल कनेक्शन होती है, कहते हैं कि हमारे आबा अजदाद का जगह है, पैदाइश की जगह है, हम नहीं जाना चाहते। कुछ के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होते हैं। मगर बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि अगर इतना एक सीरियस इशू ऑलरेडी डिटेक्ट किया गया चुका था SBCA की तरफ से, तो इंक्रीज्ड एफर्ट्स होने चाहिए थे। और इसी वजह से जो ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी तश्कील दी जा चुकी है, जिसकी सरबराही कमिश्नर कराची खुद कर रहे हैं, तो इसके अंदर जो भी नताइज आएंगे और जो भी कसूरवार, चाहे वो SBCA का DG ही ना हो, तो उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, ये तो आपने तफ्तीशी कमेटी के हवाले से बताया है नादिर साहब, लेकिन SBCA के नोटिसेस, बैनर्स, अखबारों में इश्तहारात, तो फिर हम इसको सिर्फ एक महज रस्मी कार्रवाई समझें? नहीं, कोई रस्मी कार्रवाई ही नहीं, सिर्फ जो SBCA की टीम है मुज़ाकरात भी करती थी रिहायशियों से, कोशिश भी करती थी कि रिहायशियों को समझाए कि फौरी तौर पे इस इमारत को और दीगर इमारत को खाली कर दिया जाए। काफ़ी औकात में बिजली भी काटी गई है, गैस भी काटी गई है, पानी की लाइन भी काटी गई है, मगर जो रिहायशी है वो फिर भी नहीं छोड़ते थे इस रिहाइश गाह को, इस बिल्डिंग, इस इमारत को। बिजली की कुंडे भी लगा लेते थे, गैस भी चोरी करते थे। SBCA के अमले ने, टाउन के अमले ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस बिल्डिंग को खाली कराए, मगर अनफॉर्चुनेटली वो शायद रिहायशियों को नहीं समझा सके, या रिहायशी जो है वो समझना नहीं चाह रहे थे। इसके बाद ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या, एक सानिया पेश आया है। अब उम्मीद ये है कि SBCA और दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, वो बाकी की जो इस तरह के इमारत डिटेक्ट कर दिए जा चुके हैं जो खस्ता हाल में, तो उनको बेहतर तरीके से खाली कराएंगे और रिहायशी भी फिर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, लेकिन अब जो 2022 से अब तक जो अफसरान तैनात रहे हैं, जो कहीं ना कहीं ज़िम्मेदार हैं सारे मामले के, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपके मुताबिक नोटिस भी दिए गए हैं, रिहायशी तैयार नहीं थे इस जगह को छोड़ने के लिए, तो अब उनकी निशानदेही कैसे होगी जी उन अफसरान की, और उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाइयाँ की जाएंगी? देखिए, हुकूमत के पास और हुकूमत के इदारे का रिकॉर्ड तो अपडेट होता है, तो जितने भी अफसरान 2022 से तयन थे इस महकमे में, तो जाहिर सी बात है जो डिपार्टमेंट की अपनी जो फाइल्स होती हैं वो तो मौजूद हैं, तो पता बहुत आसानी से चल जाता है कि कौन कौन तयन था, उसकी क्या क्या ज़िम्मेदारी थी और क्या क्या गफलत पेश आई उस अफसरान या
एहलकारान की तरफ से। तो ये एक बहुत ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन हो रही है। इसकी सरबराही खुद कमिश्नर कराची कर रहे, CM सिंध इसको खुद पर्सनली मॉनिटर कर रहे। जो नए DG SBCA लगाए गए हैं वो माजी में भी अहम ओहदों पे रह चुके हैं और CM की जो इंस्पेक्शन कमेटी है उसको हेड कर चुके हैं। तो ही इज़ थरो प्रोफेशनल और जाहिर सी बात है जब इतना एक मीडिया हाईलाइट भी हो चुका है तो इस इन्वेस्टिगेशन में किसी को बच बचाव का मौका नहीं मिलेगा। ये एक थरो, एक ट्रांसपेरेंट, शफाफ इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी इसमें कसूरवार पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। अल्लाह करे कि जो कसूरवार है उसको सज़ा भी मिले। अच्छा, अब ये मखदूश इमारतों जिनका हम जिक्र करें, 400 से ज़ायद अफराद जो हैं वो रिहाइश पजीर हैं, इनकी मुंतकिली के हवाले से फौरी तौर पर क्या इकदाम होंगे जी? जी बिल्कुल, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि जो इन इमारात में 400 या उससे भी ज़्यादा लोग रिहाइश पजीर हैं इस वक्त, तो उनको कहाँ मुंतकिल किया जाए। और यही चैलेंज है जो हमने ओवरकम करना है सबसे पहले कि बिल्डिंग खाली कराने के लिए बिल्डिंग को तो 10 मिनट में भी हुकूमत कोई भी बिल्डिंग खाली करा सकती है, मगर सबसे बड़ा जो एक चैलेंज होती है, जो रुकावट होती है, वो यही है कि इनको फिर सब्स्टिट्यूट दिया जाए। इमरजेंसी बेसिस पे तो फ़िलहाल ये प्लान है कि जितने भी सरकारी स्कूल्स हैं इन इलाकों में, सरकारी दीगर जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो टाउन के ऑफिसेज़ हों या कोई मटर्निटी होम जो या दीगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ पे इनको इमरजेंसी शेल्टर दिया जाए। मगर इवेंचुअली इनके लिए एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है और जल्द अनाउंस करेगी। जैसे फ्लड इफेक्ट्रीज़ के लिए हमने 21 लाख घर बनाए हैं, तो इन 400 लोगों के लिए मज़ीद घर बनाना हुकूमत के लिए कोई बड़ी बात नहीं। तो उम्मीद है कि आने वाले 1-2 दिनों में जो CM साहब हैं वो खुद अनाउंस करेंगे कि इन मुतासरीन के लिए क्या अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा नायर साहब, मैं थोड़ा सा दोबारा से उसी सवाल के ऊपर आऊँगी। अब जो माजी में जिन बिल्डिंग्स को मखदूश करार दिया गया है, उन पर हुकूमती इदारे क्यों खामोश रहे हैं? नहीं, हुकूमती इदारे जो हैं वो खामोश तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा कि हुकूमत के जो इदारे हैं उन्होंने प्रॉपर किस्म के नोटिफाई भी किया रेजिडेंट्स को, और काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि टीम्स गई भी हैं जो रिहायशी हैं उनको वहाँ से मुंतकिल करने के लिए, मगर जो रिहायशी होते हैं वो, जिस तरह मैंने ऑलरेडी कहा, कि वो नहीं जाना चाहते या वो कहते हैं कि हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस या कोई मुतबादिल दिया जाए तभी हम यहाँ से जाएंगे। तो ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हुकूमत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि जो भी बिल्डिंग आइडेंटिफाई की जा चुकी है कि वो नाकाबिल रिहाइश है तो उसको फौरी तौर पे खाली कराया जाए। अभी जाहिर सी बात है, कोई कराची के अंदर ही सिर्फ 588 ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो नाकाबिल रिहाइश हैं या इलीगल कंस्ट्रक्टेड हैं, तो उन सब के ऊपर एक्शन कार्रवाई जल्दी से की जा रही है, तेज़ी से की जा रही है। और सिर्फ जो लियारी के अंदर अगर बात करें तो 122 ऐसे बिल्डिंग्स थे और 22 ऐसे बिल्डिंग्स थे जिनके ऊपर खदशा था कि वो किसी भी दिन गिर सकती, क्योंकि उनकी स्ट्रक्चर, उनकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मुतासिर हो चुकी है। तो उन 22 में से 16 बिल्डिंग तो ऑलरेडी जो DC साउथ है और टाउन का जो अमला है उसने खाली करा दी गई है। बाकी भी जो 6 बिल्डिंग्स हैं वो भी आज ही इंशाल्लाह खाली करा देंगे। बाकी पूरे सिंध में ऑपरेशन इनिशिएट कर दिया गया है ऑलरेडी। आपको पता है कि जो वज़रा साहिबान ने, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि 700 से ज़्यादा, तकरीबन कुछ 750 के करीब ऐसे बिल्डिंग है पूरे सिंध में। तो किसी को भी हम इस तरह नहीं छोड़ेंगे, हम कार्रवाई ज़रूर करेंगे और सेफली लोगों को वहाँ से मुंतकिल भी करेंगे। अच्छा, अब आइंदा ऐसी इमारतों की निशानदेही के हवाले से कोई मुस्तकिल मॉनिटरिंग पॉलिसी वगैरह तरतीब या सिस्टम मुतारिफ करवाया जाएगा? जी बिल्कुल, मुस्तकिल मॉनिटरिंग सिस्टम तो है। ये SBSA की इंस्पेक्शन टीम होती है, एंटी इंक्रोचमेंट एक अलग डिपार्टमेंट है, बाकी भी टाउन के अपने मैकेनिज़म्स होते हैं। तो ये बिल्डिंग्स की सर्वे तो एक मुस्तकिल चीज़ है और हर वक्त होती है। अनफॉर्चुनेटली कुछ बिल्डिंग्स हैं वो ऐसी गलियों में या ऐसे कोने खांचों में होती है जो शायद टीम की नज़र से मिस हो गई हो या रेडार में नहीं आई हो, तो वो एक जेन्युइन गलती होती है। मगर अगेन ये जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, एक थरो इन्वेस्टिगेशन, इसमें यही देखा जा रहा है कि
क्या कोई सरकारी मुलाजिम या सरकारी इदारे जानबूझ के रिश्वत लेके इन बिल्डिंग्स को इग्नोर कर रहे थे, और अगर कोई भी सरकारी मुलाजिम किसी भी इदारे का इसमें मुलविस पाया जाएगा तो उसको मिसाली सज़ा दी जाएगी, ताकि आने वाले सालों में, आने वाले जनरेशन में इस तरह की कोई गफलत या इस तरह का कोई सानिया दोबारा से पेश ना आए। अच्छा नादिर साहब, आपने अभी खुद भी बात की कि नज़र से ओझल हो गई। आई एम श्योर कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता जब कोई इदारा इतने बड़े लेवल के ऊपर ऑपरेट कर रहा हो। अच्छा जी, 2 दिन में फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के हवाले से डेडलाइन दी गई थी, क्या पेशरफ्त है, अगर आप हमारे देखने वालों के साथ शेयर कर सकें? जी बिल्कुल, क्योंकि 27 मासूम लोगों की अमवात हुई है, तो सीएम साहब की तरफ से 48 घंटे की एक डेडलाइन दी गई है। इस 48 घंटे में दिन और रात जो कमिश्नर साहब है, जो इस कमेटी को हेड कर रहे हैं, और दीगर जो सरकारी इदारों के अफसरान हैं जो इसके अंदर शामिल हैं, वो बहुत मेहनत से और थरो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तमाम फैक्ट्स को कंसिडर कर रहे हैं, तमाम दस्तावेज़ को सामने लेकर आ रहे हैं और सामने रख रहे हैं। तो 48 आवर्स में इंशाल्लाह एक बहुत इफ़ेक्टिव इन्वेस्टिगेशन अंजाम दी जाएगी, और जो भी इसके अंदर कसूरवार नज़र आएगा, चाहे वो DG/SBCA हो या कोई पुलिस के अफसरान हो, तो किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। ये हुकूमत सिंध इस साने को बहुत सेंसिटिवली और बहुत क्लोजली ले रही है, और इस साने के नज़र में एक मिसाली सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जो इसमें मुलविस है, चाहे वो बिल्डर हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, ताकि आइंदा इस तरह की कोई सानिया जो है वो वापस से रिपीट ना हो। अल्लाह करे कि जी मिसाली सज़ा ही दी जाए, क्योंकि ये गफलत नहीं, ये एक जुर्म है जो किया है, अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है तो। नादिर नबील गबूल हमारे साथ मौजूद है, तर्जुमान सिंध हुकूमत। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। पाकिस्तान के अंदर जी गिदागरी एक समाजी मसले से बढ़कर एक मुनज़्ज़म जुर्म या जराइम की शक्ल अख्तियार कर चुका है, बल्कि कहा जाए कि एक जराइम पेशा अफराद का नेटवर्क है कहीं ना कहीं, जिसे आमतौर पर हम भिखारी माफिया भी कहते हैं। माफिया जी शहरों में सड़कों पे तो हमें नज़र आता है, और कहीं ना कहीं शहरियों का सुकून भी गारत करता है, बल्कि आलमी सतह पर भी जो मुल्क की साख है उसको बड़ा नुकसान पहुँचा रहा है। ख़ुसूसन जब बैरून मुल्क जब ये पाकिस्तानी लोग जो हैं भिखारियों की शक्ल में या मौजूदगी वहाँ पर इनकी बाइस शर्मिंदगी होती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने हालिया इजलास में इस ख़तरनाक रुझान के हवाले से शदीद तशवीश का इजहार किया, और उन्होंने इसको नाकाबिल ज़मानत जुर्म करार देना वक्त की अहम ज़रूरत भी करार दिया है। साथ साथ जी उन्होंने ये वाज़ेह हिदायत दी है कि जो भिखारियों को बैरून मुल्क भिजवाने वाले एजेंट्स हैं, गैर कानूनी तारिकीन वतन के ख़िलाफ़ जो है फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। ये कार्रवाई क्या होगी, हुकूमत इससे कैसे निपटेगी, क्योंकि अभी हमने 2 दिन पहले खबर देखी जिसमें कोई 16 फैमिली मेम्बर्स थे, मुख्तलिफ लोग थे जो उम्रा का वीज़ा लेकर बाहर भीख मांगने की तैयारी के लिए जा रहे थे। और इससे पहले भी हमने देखा है, चाहे वो मुत्तहिदा अरब अमारात हो, सऊदी अरब हो, यहाँ पर बाकायदा तौर पर वार्निंग्स जारी की गई हैं कि पाकिस्तानी लोग वहाँ पर उनकी मौजूदगी और उनका भीख मांगना, ये बड़ी अलार्मिंग चीज़ है। ज़िया इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद है, साबिक डायरेक्टर लॉ FIA हेडक्वार्टर पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब कि आप तशरीफ़ लाए। वालेकुम अस्सलाम। मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, ज़ाहिर है ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, हम अपने आम मुल्क के अंदर या शहरों के अंदर तो ये रुझान देख रहे थे, लेकिन अब इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा सुबकी का बाइस बन रहा है ये ट्रेंड। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये हमारा नो डाउट राइट फ्रॉम बिगनिंग पंचिंग इशू था। जब पाकिस्तान बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान रेफरेंस से जब था, उस वक्त एक एक्ट ऑर्डिनेंस था जिसमें बेगर्स और आवारागर्द लोग जो थे 1958 का कानून था, तो उसके रेफरेंस से एक्शन लिया जाता था, लेकिन वो इनफेक्टिव था, इतना ज़्यादा हार्श उसमें नहीं था कि उनको कोई पनिशमेंट वगैरह दी जा सके या कोई कोर्सिव मेजर्स अडॉप्ट किए जाए। फिर ग्रेजुअली प्रिवेंशन ऑफ बेगरी एक्ट 2010 बना,
वो भी लोकली जो एक माफिया बना हुआ था, जो मुख्तलिफ बच्चों के उनके हाथ पांव तोड़ के या कुछ उनको डैमेज करके या इसी तरह वोमेंस वगैरह के कुछ कैमफ्रेज करके उनसे बैगिंग कराते थे, वो भी लोकली तो इफ़ेक्टिव था, उसके रेफरेंस से था। लेकिन फिर बाद में प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018 में फेडरल लेवल पे बना, जो FIA के एम्बिट में फॉल करता था। ठीक है। बाकी जितने भी थे वो लोकल पुलिस के एम्बिट में फॉल करते थे। ठीक है। अब 2018 का जो ट्रैफिकिंग इन पर्सन था उसमें लेकिन जो ऑर्गेनाइज्ड बैगर्स का जो था लफ्ज़ या उसके रेफरेंस से वो ऐड नहीं था। अब रिसेंटली 2025 में पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट उसमें ऐड की है सेक्शन 3 में, ट्रैफिकिंग इन पर्सन 2018 में। ठीक है। वो उसकी रीज़न भी यही है कि पिछले 10 साल से अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बैगरी का जो एक रिपोर्ट आ चुकी है इंटरनेशनल, उसमें तकरीबन 10 मिलियन बैगर्स हैं पाकिस्तान में जो ऑर्गेनाइज्ड तौर पे काम कर रहे हैं। 10 मिलियन बैगर्स पूरे पाकिस्तान में, और उन्हीं माफियाज में से मिडल ईस्ट जाते हैं, सऊदीया जाते हैं। अब सऊदीया में जाके अगर देखा जाए तो जो हरम की हदूद है, अंदर वहाँ हरम पे की हदूद में कोई पुलिस ना तो सऊदी पुलिस उनको पकड़ सकती है ना कोई कुछ कह सकता है, और वो रहते भी वहीं पे हैं, वहीं पे बैगरिंग करते हैं। मुख्तलिफ उनके ख़वातीन बूढ़ी भी हैं, बच्चे भी हैं, मर्द हैं, वो गैंग की सूरत में जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब वो हरम की हदूद से निकलते हैं तो वो पकड़े जाते हैं, और वो नॉर्मली वहाँ देखा ये गया है कि वो जितनी भी अपनी बैगरी से इनकम बनाते हैं वो हवाला हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान भेजते हैं। ये मुख्तलिफ इनके एस्पेक्ट्स हैं जिस पे FIA ने भी काम शुरू किया, और मुख्तलिफ लेवल पे जब गैंग्स वगैरह ग्रुप की सूरत में ऑर्गेनाइज तौर पर एजेंट्स के ज़रिए जाते थे, क्योंकि जब उम्रे का वीज़ा भी एजेंट्स के ज़रिए होता है, टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए। अनफॉर्चुनेटली हम उस एस्पेक्ट पे तो इंडिविजुअल कोई चला जाता है बैगर्स वगैरह, उसको हम लोग कहते हैं कि जी ये ट्रैक्ट नहीं होता, या जो ट्रैवल एजेंट्स और टूर ऑपरेटर्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन उस हिसाब से उस स्ट्रिक्टली उनके एक्शन नहीं हो रहा। ठीक है। अब जो अमेंडमेंट हुई है उसमें उम्मीद है कि FIA करेगी, एक्शन लेगी। उसमें अब जो पनिशमेंट है उसकी वो कर दी गई है 10 ईयर, और फ़ाइन उसका 10 मिलियन रुपीज़ फ़ाइन कर दिया गया। अच्छा, अब मसला ये है कि सर ये जैसे अभी हम 2 दिन पहले की खबर का जिक्र भी कर रहे थे जिसमें 16 लोगों को पकड़ा है। अब इस पे जो एक्शन है ज़ाहिर है अब दूसरे मुल्कों के अंदर जाकर ये लोग भीख मांगते हैं, चाहे सऊदी अरब है या आपने जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ की बात की है, क्या उधर उनकी गवर्नमेंट के साथ या उनके इदारों के साथ FIA ऑलरेडी इन टच होता है कि इस तरह के कोई लोग अगर वहाँ पे मशकूक पकड़े जा रहे हैं तो उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए और फिर एक्शन लिया जाए? इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी अगर कंट्रीज़ हैं, कहीं पे अगर वो इलीगल एक्टिविटीज़ या इन वायलेशन ऑफ वीज़ा प्रिविलेजेस कोई करते हैं तो वो नॉर्मली उनको अरेस्ट करते हैं, पकड़ते हैं। जिस तरह सऊदीया गवर्नमेंट पकड़ के उनको डिपोर्ट कर देती है या उनको लॉकअप में बंद कर देती है। अब जब वो पाकिस्तान आते हैं तो बाकायदा वो इमरजेंसी पासपोर्ट पे आते हैं या काशन मार्क होता है उनके साथ। जब वो एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं तो FIA इमिग्रेशन जो है अराइवल पर वो इनको वहीं पर एप्रीहेंड कर लेती है। अब उसके रेफरेंस से अगर हम देखें तो जितने भी अगर कंट्रीज़ में हैं, जिस तरह से मिडल ईस्ट में आप चले जाएँ तो वहाँ पे एक कमरा लिया हुआ होता है और 20-20, 25-25 अफराद ये बैगरी कर रहे हैं। इनके रेफरेंस से अगर हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे अगर ट्रीटीज़ वगैरह करके, और दूसरा ये है कि इनको पाकिस्तान का जो इम्प्लीमेंटेड लॉज हैं उसमें इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस भी अट्रैक्ट होता है, उसमें कानून पासपोर्ट एक्ट भी अट्रैक्ट होता है। ट्रैफिकिंग इन पर्सन है वहाँ पे लिखा हुआ है वे पाकिस्तानी वेयर एवर ही में भी, अगर कहीं पे भी कोई ऑफेंस करता है और उसकी रिपोर्ट आती है या डिपोर्ट होता है तो पाकिस्तान में उसको ट्रायल किया जाएगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, इसी तरह के जैसे उसने पाकिस्तान में यहाँ क्राइम किया। इस रेफरेंस से अगर पासपोर्ट एक्ट के रेफरेंस से हम करें तो गवर्नमेंट को चाहिए। अच्छा सॉरी सर मैं इंटरप्ट करी, मेरे पास लास्ट 2 मिनट से मैं चाहूँगी, पहले तो जो लोग इनको भेजते हैं, जो एक माफिया
बैक एंड पे ऑपरेट कर रहा है, डू यू थिंक कि हमें उन्हें पहले आइडेंटिफाई करना है जो उनको वीज़ाज जारी हो रहे हैं या इनके पासपोर्ट्स के ऊपर अगर ये वापस आ रहे हैं और दोबारा ट्राई करते हैं, क्योंकि ये तो फिर ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेशन का इशू है। इन्वेस्टिगेशन में अब FIA के जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, अब एक ग्रुप जाता है, उसको भेजने वाला ऑब्वियसली कोई ना कोई है जो वीज़ा लगवाता है, जो उनकी लॉजिंग प्रोवाइड करता है, बाहर अरेंजमेंट करता है और उनसे बाकायदा तौर पर ग्रुप की सूरत में लेता है, तो वो कोई हैंडसम इनकम भी लेता है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का काम है FIA के कि वो इसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करके उन एजेंट्स को पकड़े जिन एजेंट्स का ये तमाम एक नेटवर्क बना हुआ है। और लॉ में भी बड़ा है, लॉ में तो उसको 14 जो एजेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड बैगिंग के लिए एजेंट हैं जो भेजते हैं, उनकी 14 ईयर मैक्सिमम सेंटेंस हो चुकी है। लेकिन हमारे पास ऐसे कोई केसेस हैं कि उसमें हमने सज़ा दी है? सज़ा अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, लेकिन केसेस कुछ बने हैं। लेकिन ये भी एक डायलेमा है हमारा कि एक पाकिस्तान के ही एयरपोर्ट पे एक लड़के को, जो कि अपेरेंटली कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे सका था FIA ऑफिसर्स को, उसको ऑफलोड कर दिया गया। और ऑफलोड होने के बाद 15 दिन बाद उसने हाई कोर्ट में किसी तरह मैनेज करवा के रेट कर दी एजेंट्स के ज़रिए, और उसकी रेट के रेफरेंस से उस ऑफिसर की अच्छी खिंचाई हुई। फिर FIA को उसे टिकट लेके देना पड़ा और वो दोबारा गया वो बंदा। वो FIA की जो रिपोर्ट थी अपेरेंटली वो बैगिंग के लिए जा रहा था मिडिल ईस्ट, और फिर वो चला गया। क्या किया जा सकता है? ये तो मतलब हम वो कहते हैं ना मुहावरा कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ FIA के ऊपर ही नहीं है, जितनी भी इसके अथॉरिटीज़ हैं उन सबको चाहिए कि कोर्स ऑफ मेजर्स लें। और पासपोर्ट एक्ट के तहत इसमें एक अमेंडमेंट होनी चाहिए कि जो बैगर्स बाहर गया हुआ है उसका पासपोर्ट के लिए उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। ये उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ेगी फेडरल गवर्नमेंट को। पासपोर्ट एक्ट 1974 में अमेंडमेंट होगी, इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस में तभी कोई एग्जाम्पल सेट होगी और ये सिलसिला रुकेगा, वरना आए रोज हम ऐसे भिखारी पकड़ेंगे और जब आप कहीं बाहर ट्रैवल करेंगे वहाँ पे भी आपको भिखारी पाकिस्तानी नजर आएंगे। थैंक यू वेरी मच याद साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ लाए। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब बात करेंगे कुछ पाकिस्तान के दिल लाहौर की, जहां पे रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन 500 टन प्लास्टिक की जो बॉटल्स हैं उसके कचरे का सामना है, जो ना सिर्फ शहर के कुदरती हुस्न को ख़राब कर रहे हैं बल्कि सेहत आमा हो, आबी हयात हो, मौसमियाती निज़ामों उसके लिए अच्छा खासा जो एक ख़तरा है। आम तौर पर ये बोतलें जो हैं नदी नालों में, दरियाओं में या मुख्तलिफ साइट्स पर फेंक दी जाती हैं, जो माहौलियाती तवाज़ुन को शदीद मुतासर कर रही हैं। लेकिन अब इस मसले से निपटने के लिए हुकूमत पंजाब ने एक बड़ा अच्छा इकदाम उठाया है और माहौल दोस्त जो मनसूबा है उसका आगाज़ किया है। शहरी अब इस्तेमाल शुदा जो प्लास्टिक बॉटल्स हैं उसको कचरे में फेंकने की बजाय रिवर्स वेंडिंग मशीन में डालकर कुछ जो माली फ़ायदा है वो भी हासिल कर सकते हैं, यानी ग्रीन क्रेडिट हासिल कर सकेंगे। इस नए मंसूबे के मुताबिक जी अगर कोई शहरी 1.5 लीटर की 20 खाली बोतलें रिवर्स वेंडिंग मशीन में जमा करवाता है तो उसे 1000 रुपये तक का ग्रीन क्रेडिट मिलेगा। इन मशीनों के जी ज़रिए ना सिर्फ बॉटल्स बल्कि जो दीगर सिंगल यूज़ प्लास्टिक अशिया हैं जैसे कप्स हैं, प्लेट्स हैं, वो भी जमा की जाएंगी। और इस मंसूबे का मकसद भी यही है कि जो प्लास्टिक का फुजला है या ये जो कचरा है इसको कम किया जाए, बल्कि सड़कों की मुरम्मत और फुटपाथ की तामीर हो, माहौलियाती ईंटों की तैयारी हो, इनको इस पर्पज़ के लिए भी रिसाइकिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मशीन किस तरह से काम करती है और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, इस हवाले से हमारे नुमाइंदे हैदर खरल हमें बता रहे हैं। अच्छा मैडम, मुझे ये बताइएगा कि इसको यूज़ कैसे करें? इसको यूज़ करने का बहुत आसान तरीका है, मैं आपको एक दफ़ा करके पूरा प्रोसेस दिखा देती हूँ। सबसे पहले ये कि हम प्रेस ए करेंगे। अच्छा। ठीक है, अब मेरे पास कप है तो मैं कप और कटलरी वाले होल में इसको इंसर्ट करूँगी। ठीक है, अब प्रेस बी टू कंटिन्यू, देन मैं नंबर ऐड कर दूँगी अपना, और ये वो वाला नंबर होगा हमारा जिसमें हम अपनी उसको इंस्टॉल करेंगे ऐप को। नाउ प्रेस सी टू कंटिन्यू, और ये हमारी बोतल जो है वो रिसाइकल हो चुकी है। डेट जैसे ही हम इसको रेटिंग देंगे हमारे डैशबोर्ड पे जो है वो डाटा अपडेट हो जाएगा।
और सेम एक दफ़ा जो है वो मैं आपको बॉटल के साथ भी करके दिखा देती हूँ। ये बॉटल है। सबसे पहले हम प्रेस ए करेंगे टू कंटिन्यू, ये बॉटल एंटर की और साथ ही वो देखें वो आ गया बॉटल इंसर्टेड 1। नाउ प्रेस बी टू कंटिन्यू, उसके लिए मैं फ़ोन नंबर ऐड करूँगी। नाउ प्रेस सी टू कंटिन्यू, ये हमारी बॉटल जो है रिसाइकिल हो चुकी है। इंटरेस्टिंग। इस वक्त डॉक्टर ज़ैनब नईम हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माहौलियात हैं, उनको हम खुश आमदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और डॉक्टर ज़ैनब, ये जो भी इस मशीन के हवाले से हम बात करें, और आपकी मेरी जो पहली भी बात हुई थी तो हमने प्लास्टिक वेस्ट के हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा आबी हयात है, फिर हमारा इकोसिस्टम है, फिर माहौलियाती जो मसाइल हैं, ये उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो प्लास्टिक का फजला है। कितना इम्पॉर्टेंट है इस तरह के इनिशिएटिव्स को लेना, ताकि ये जो हम एक लोड कचरे का रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं, इसको कम किया जा सके। देखिए, प्लास्टिक के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि ये विजुअली जब जहाँ भी कहीं पड़ा हुआ होता है तो वो अच्छा नहीं लगता, तो ये आपके माहौल में एक एस्थेटिक्स जो है वो अफेक्ट कर रहा होता है। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि ये माहौल में मौजूद रहता है, ये हल नहीं होता, जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट या फूड वेस्ट जो है वो हल हो जाता है। दूसरी बात इसमें अहम ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे मुल्क में ये कितना बड़ा मसला है। अभी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लास्टिक वेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हमारी आवाम में इसकी कंजम्पशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसका इस्तेमाल बहुत आम है, क्योंकि ये ईज़िली अवेलेबल है, सस्ता होता है और हमारी मुख्तलिफ ज़रूरियात को पूरा करता है। लेकिन उसके बावजूद हम अभी तक इस बात का एग्जैक्ट एस्टिमेट या तखमीना नहीं लगा सके कि इसको कंट्रोल करने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए, और कंट्रोल करने से पहले एग्जैक्ट डेटा कितना है। मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ प्लास्टिक कंजम्पशन जो है ओवरऑल पूरे मुल्क में वो 1 to 2 मिलियन टन्स के करीब है पर एनम, यानी एनुअली। लेकिन कुछ जगहों पे ये 3.3 मिलियन टन्स कोट होता है, कुछ जगहों पे ये उससे भी ऊपर कोट हो जाते हैं, तो डेटा मिसरिप्रेजेंटेड है। दूसरी बात ये कि ये वेंडिंग मशीन, कोई भी ऐसे इकदाम जो आपके प्लास्टिक वेस्ट को कमी में लाने का बाइस बने, वो खुशाइंद होते हैं। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि कोई ऐसे हम इकदाम तो नहीं ले रहे बगैर अपने कंज्यूमर को अंडरस्टैंड किए बगैर, कि अगर हम इस किस्म का प्लास्टिक क्रेडिट्स का वो लगाते हैं तो कहीं हमारे कंज्यूमर ऐसा ना हो कि वो और ज़्यादा प्लास्टिक ख़रीदने की तरफ उनका रुझान बढ़ जाए। तो आपको अपनी कंज्यूमर बेस का पता होना चाहिए कि आपके यंगस्टर्स हैं, यूथ हैं, जिनको ये इनोवेशन पसंद है, लेकिन कहीं इसका असर जो है वो आपके माहौल पे गलत भी ना पड़ जाए। उसके लिए रिसर्च बहुत ज़रूरी है, प्लास्टिक की कंज्यूमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। एंड देन आपको डोमेस्टिकली देखना होता है कि आपके मुल्क में प्लास्टिक की क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, तो क्या रिसाइकल प्रोडक्ट की डिमांड भी उसी लेवल पे है? क्योंकि जाहिर है आज वेंडिंग मशीन लगी, कल को आपके कोई रिसाइकलिंग प्लांट्स लगा दिए जाते हैं, तो अगर आपकी कंज्यूमर की ही डिमांड रिसाइकल प्लास्टिक की नहीं होगी तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अवामुन नास में ये इसका आगाही मुहिम चलाएं कि प्लास्टिक आपके लिए जहर है, ख़तरा है, आपके माहौल को आलूदा करता है और आपको इसमें कमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ज़ैनब, अब इसमें तो हम इस वेंडिंग मशीन का तो जिक्र कर रहे हैं, आपने स्टैटिक्स की भी बात की, आपने ओवरऑल रीसाइकलिंग के प्रोसेस की भी बात की, लेकिन अब लोगों को इनकरेज करना, जाहिर है ये सिर्फ एक वेंडिंग मशीन या हम 10 लगा देंगे उसका नहीं है, हमें ऑल्टरनेट भी तो लोगों को देने हैं ना। बड़ा अच्छा किया था कि इन्होंने पॉलीथीन बैग के ऊपर कहीं माजी के अंदर वो पाबंदी लगाई थी, लेकिन अब मैं देखती हूँ मुख्तलिफ जगहों पर दोबारा से इस्तेमाल हो रहा है। हम जो पेपर बैग्स हैं उसके कॉन्सेप्ट को इंटरनेशनली दुनिया बहुत, इवन वो जो डस्टबिन्स पड़ी होती हैं उसमें भी फ़िल्टर लगा होता है कि आपने प्लास्टिक इसमें फेंकना है, पेपर कप इसमें फेंकने हैं। सो ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें अपने लोगों को कितना अवेयर करना है और इनकरेज करना है कि वो अल्टरनेट्स की तरफ जाए। देखिए, सबसे आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि आपके मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है वो ये है कि जितना कचरा है वो सारा मिक्स होता है, उसको सॉर्ट या सेग्रीगेट या अलहदा नहीं किया जाता। अब ज़रूरी है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने अभी बात की प्लास्टिक वेस्ट का तखमीना हम नहीं लगा सकते, वो इसलिए नहीं लगा सकते कि चाहे आप घरों में हैं तो देखें एक ही शॉपर में एक ही बैग में सारा कचरा मिक्स हो रहा है, फिर कोई जो कलेक्ट करने आ रही हैं वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज़ वो भी मिक्स करके तो ओपन डंपिंग साइट्स पर वो फेंक रही हैं, क्योंकि
लैंडफिल साइट्स हमारे प्रॉपर बने हुए नहीं हैं। तो अगर आप दूसरे ममालिक को देखें, एशियाई ममालिक में ही देख लें, जापान की मिसाल सबसे अहम है इसमें, कि वहाँ पे घरों में पता है कि मुख्तलिफ रंगों के उनको बैग्स दिए जाते हैं या कंटेनर दिए जाते हैं, जिसमें बच्चे को पता होता है कि उन्होंने शैम्पू बॉटल किस रंग के बैग में डालनी है और पेपर का वेस्ट और फूड का वेस्ट किस बैग में डालना है। अगर वो इधर से उधर वेस्ट करते हैं तो उनको फ़ाइन किया जाता है। ये उन्होंने कंज्यूमर बिहेवियर के लिए फ़ाइन इम्पोज किए हुए हैं। दूसरी बात, ये एक कॉन्सेप्ट होता है, उसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसका मतलब ये होता है कि आपके जो प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्लास्टिक प्रोड्यूस करते हैं, वो अपना प्लास्टिक जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका बताएं, जितना कलेक्ट कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, वो सारा बताएं। लेकिन उससे भी अहम हमारे जैसे ममालिक में होना है एक्सटेंडेड कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपका जो कंज्यूमर है वो प्लास्टिक को, वर्जिन प्लास्टिक जिसको हम कहते हैं, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है, उसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है और उसके में कमी लाने के लिए उसको क्या करने की ज़रूरत है। तो अवाम में आगाही ये लानी चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये कि आपको प्लास्टिक ख़रीदना ही नहीं चाहिए, उसका ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए। लेकिन अब जैसे आपने बैन्स की बात की, शॉपिंग बैग्स क्यों उस तरह से मौसर इकदाम नहीं हो सका? क्योंकि गोश्त, दही, दूध हम फिर किस चीज़ में रखेंगे? ऑल्टरनेटिव्स का बताया ही नहीं गया, वो इसलिए बैन फुली इम्पोज नहीं हो पाए। ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़ैनब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपने डिस्कशन की। ऑल्टरनेट्स पे जाना, लोगों को अवेयर करना और इन वेंडिंग मशीन्स का नस्ब होना डेफिनेटली एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस पर हमें और भी लोगों को अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इनकरेज करने की ज़रूरत है। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं। अब हमारे साथ एक ऐसे जो कह लें इम्प्रेसिव एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, माहौलियाती कारकुन कह लें, जो पाकिस्तान के सरसब्ज पहाड़ों की बात करें, आज़ाद कश्मीर की बात करें तो इसके दिलकश कुदरती मनाजिर में ना सिर्फ तालीम को आम कर रहे हैं बल्कि खामोश मगर मुअस्सर सब्ज इनकलाब की क़यादत भी कर रहे हैं। टीचर उस्मान ने जी अपने मिशन का आगाज़ इन इलाकों से किया जहां सहूलियात बहुत महदूद थीं लेकिन मसाइल बेशुमार थे। आज वो 20,000 से ज़ायद दरख्त लगा चुके हैं, जिन्होंने ना सिर्फ मकामी फ़ज़ा को बेहतर किया है बल्कि लैंड स्लाइडिंग जैसे ख़तरात को भी कम करने में अहम किरदार अदा किया है। इन्होंने जी बारिश के पानी के ज़िया को रोकने के लिए देही इलाकों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के 10 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल किए हैं, जिसके ज़रिए अब करोड़ों लीटर महफूज किया जा रहा है। वो पानी जो पहले बर्बाद हो जाता था, ज़ाया हो जाता था, आज ज़िंदगी का ज़रिया बन रहा है। सफाई और जो केले अवेयरनेस देने के हवाले से भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। पहाड़ी इलाकों में दर्जनों लिटर कंट्रोल जो मुहिमात हैं या कैंपेन्स हैं वो चला चुके हैं, जिसके ज़रिए हज़ारों किलो जो प्लास्टिक है, कचरा है, उसको हटाया गया है। और साथ साथ उन्होंने 5,000 से ज़ायद तलबा, वालिदैन और मकामी अफराद को भी तरबियत दी है कि वो कैसे अपनी आदत को तब्दील किया जा सकता है और कुदरती वसाइल को कैसे महफूज किया जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ टीचर उस्मान मौजूद हैं, उनसे उनके सफ़र के हवाले से बात करेंगे। उस्मान साहब बहुत शुक्रिया और कि आपने हमें वक्त दिया इस प्रोग्राम में। माहौलियाती जो तहफ़्फ़ुज़ का आपका जो मिशन है, आपका आगाज़ आपने इसका कैसे किया और इस वक्त क्या चल रहा है और उसके पीछे वजह क्या थी? बहुत शुक्रिया अरमला, आपने मुझे इस शो में इनवाइट किया। बेसिकली आप अगर ओवरऑल देखें तो माहौलियात के ऊपर अनफॉर्चुनेटली आपको कोई बहुत बड़ी मूवमेंट मिल नहीं रही है। तो मैं बेसिकली टीचर हूँ, तो मैंने अपने बच्चों से भी ये प्रोजेक्ट्स करवाए हुए हैं। मैं पढ़ाता भी हूँ उनको सस्टेनेबिलिटी, दुनिया के केस स्टडीज और फिर जो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का जो इम्पैक्ट है, जब उसका हम डाटा देखते हैं तो जो 5 जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं तो उनमें हमारा भी, बल्कि हम तो टॉप मोस्ट में आ रहे हैं। तो इसके लिए फिर अगर हम आंखें बंद करके चुप करके बैठे रहेंगे, अवेयरनेस नहीं क्रिएट करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो ये हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनकी जिंदगी का सवाल है। तो ये चीज मुझे फिर सोने नहीं देती और मैं दिन रात इसके ऊपर अवेयरनेस का भी जो पार्ट है वो भी कर रहा हूँ और साथ साथ जो प्लांटेशन है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, क्योंकि अब क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, इतनी तेज बारिशें। अब आप खुद देख लें कि जो जुलाई के अंदर बारिशें हुई या जून के एंड पे, तो वो सारे का सारा पानी जो है वो जाया कर दिया हमने।
तो अगर ये पानी जाया हो रहा है, फिर आबादी का जो एक तूफान है, आबादी बढ़ रही है, सिटीज जो कंक्रीट हो चुके हैं वहाँ नीचे से पानी खत्म हो रहा है, तो इसके लिए फिर निकलना पड़ेगा। इसके अलावा कोई वे आउट नहीं है। जंगलात की जो कटाई या तबाही आप हम सारे देख रहे हैं, तो अगर चुप बैठे रहेंगे तो फिर कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसलिए फिर मैं ये इस बहुत ज़बरदस्त। हमें थोड़ा सा तफसील से भी बताइएगा कि अब तक आप जो माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ है उसके किन किन मंसूबों पे काम कर चुके हैं और कर रहे हैं? अभी तक हमने दिसंबर से एक कैंपेन स्टार्ट की थी आज़ाद कश्मीर की, मैं वहां से बिलोंग करता हूँ, कि तालाब बनाओ मुहिम ना, क्योंकि वहां पे पानी अब रुकता ही नहीं है, बर्फबारी भी नहीं होती पहाड़ों के ऊपर, क्योंकि जंगलात की तबाही, चाहे वो आग से हो, कटाई हो, हर तरह से तबाही हो चुकी हुई है। पहले बर्फ पड़ती होती थी 6-6 फुट, मैंने खुद देखा है, वो सब खत्म हो गई है। तो उसकी वजह से इम्पैक्ट अब ये आ गया है कि अब हमारे चश्मे खुश्क हो चुके हुए हैं, और जब बारिश होती है तो इतनी तेज होती है, 10 मिनट बाद ऐसे पता चलता है कि बारिश ही नहीं हुई, जमीन के अंदर पानी जज़ब नहीं होता। लोगों ने खेती बाड़ी भी छोड़ दी, पहले खेती बाड़ी करते थे तो उसमें भी पानी आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होता था जमीन में। तो अभी तक 835 तालाब 6 महीने के अंदर हमारे बन चुके हैं। 2 करोड़ लीटर जो 20 मिलियन लीटर पानी है वो हमारा इस वक्त स्टॉक है। मतलब वो जाया नहीं हो रहा, वो आहिस्ता आहिस्ता तालाबों के अंदर आता है, जमीन में अब्जॉर्ब हो जाता है, और वही फिर इवेंचुअली चश्मों की सूरत में हमारे आएगा, वापस आएगा। तो एक तो ये मुहिम आज ऑनगोइंग मुहिम है। दूसरा भी हमारी जो ट्री प्लांटेशन है, तो देवदार के हम 60,000 पौधे, एक ट्रक तो हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका हुआ है, और एक कल होना है, तो 20 जुलाई तक हमने 60,000 ये पौधे और 20,000 दूसरे पौधे, तो 80,000 पौधे एक ही महीने के अंदर अभी ये लगाने, ये मुहिम भी चल रही है। फिर तीसरी जो मुहिम है रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सिटीज, तो उसमें हमारी बहुत बड़ी सक्सेस, जो 12 को एक मदरसे के अंदर जहाँ पे 6 बोर खुश्क थे, तो एक हमने बड़ा जो पिट बनाया था, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि लाखों लीटर पानी उसने विद इन फ्यू आवर्स वापस जमीन को दिया, और उसकी वजह से उनका अगला बोर चल पड़ा जो कि खुश्क पड़ा हुआ था। तो ये प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन के अंदर है और जिनके ऊपर काम हो रहे हैं। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्प्रेसिव एट द सेम टाइम। अच्छा जी, बारिश से जो महफूज करदा पानी है उसको इस्तेमाल में कैसे लाया जाता है, मैं ये जानना चाहूँगी, और इस मंसूबे से कोई अमली फ़ायदा भी पहुँचा है? अमली फायदा तो ये है कि जो फैमिलीज पहले अपना जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अपना जो लाइव स्टॉक था, वो उन्होंने वापस रखना शुरू कर दिया। इसको तो बीबीसी की टीम भी आई, उन्होंने पूरा इसके ऊपर रिपोर्ट भी बनाई है, पब्लिक की है। साथ में हमारे जो चश्मे खुश्क हो रहे हैं उनके पीछे हम बड़ी तादाद में तालाब बना रहे हैं ताकि वो चश्मे में पानी कम न हो। इसका इम्पैक्ट आपको अभी तो शायद ज्यादा नजर ना आए, लेटर ऑन जरूर आएगा। फिर जो चरिंद परिंदे, जो हमारा इकोसिस्टम है, वो रिवाइव होना शुरू हो गया। हमें फिर से परिंदों की जो आवाजें हैं वो आना शुरू हो गई हैं, जो कि खत्म हो रहे थे। जंगली जो जानवर हैं वो माइग्रेट करना शुरू हो गए थे, क्योंकि पानी नहीं होगा तो फिर उनका सर्वाइवल भी नहीं है। और इसके साथ साथ अभी जो हमारे जो ग्रीनरी है, जो ट्रीज हैं, उनको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलना शुरू हो गया। तो एक रौनक दोबारा से, जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से, जो बर्फबारी की वजह से ये चीजें खत्म हो रही थी, उनका अल्टरनेट हम ये लेके आए। आई एम श्योर ये बड़ा अच्छा अल्टरनेट है कि अगर दोबारा से चीज़ें रिवाइव हो रही हैं। अभी आपने दरख्तों के हवाले से भी बात की उस्मान साहब, तो आप एक बड़ी तादाद में दरख्त लगा चुके हैं। मकामी अफराद में आगाही के लिए जो आप तहरीक चला रहे हैं या कैंपेन चला रहे हैं, इस हवाले से भी बताइएगा हमें। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारे जो पौधे हैं उनकी कटाई, उनकी बेदर्दी से कटाई हो रही है, जंगलात में आग लगाई जा रही है। उसके ऊपर मेरी रिक्वेस्ट होगी आपके चैनल के थ्रू कि जो हमारे उलमा है उनका बड़ा किरदार होना चाहिए कि एक बंदे तक ये शऊर पहुंचाएं। 10 मिनट एटलीस्ट जो जुमे का खुतबा होता है डेडिकेट करें माहौल के ऊपर, क्योंकि ये जब तक ये हमारे जो पौधे नहीं होंगे या जंगलात नहीं होंगे तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है, एक तो हीट वेव्स की सूरत में आ रहा है, दूसरा क्लाउड बर्स्ट की सूरत में आ रहा है। ये दोनों चीजें हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह।
तो अब हम नहीं बर्दाश्त कर पा रहे, तो अगले 15 साल में 2040 में जब 80% एरियाज के अंदर शदीद किस्म का कैद पड़ने वाला है, तो हम क्यों नहीं आंखें खोलते? मेरी सबसे रिक्वेस्ट होगी हर तरह से, हर तरफ ये मैथ एजुकेशन के पौधों को बचाया जाए और जो पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाए, और जो बड़े दरख्त हैं 200-300 साल पुराने हैं, उनकी कटाई के लिए प्लीज आवाज उठाएं कि उनको ना काटें प्लीज। ये कार्बन फैक्ट्रीज हैं, अल्लाह ताला ने हमें तो दी हुई है, और हम उनका बुरी तरह से जो तबाह कर रहे हैं, और फिर तबाही हमारे ऊपर आ रही है। तो नेचर को जितना हम छेड़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर आएगा। जाहिर है, बिल्कुल सही बात है कि जितना छेड़ेंगे उसका इम्पैक्ट हमारी जनरेशन्स पे आएगा। अच्छा, दही इलाकों में आपने बात की है, दही इलाकों में जहाँ पर माहौलियाती जो अवेयरनेस है उसको उजागर करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपने लोगों को कायल कैसे किया? और क्या इन पहाड़ी इलाकों में जो क्लाइमेट चेंज है उससे रिलेटेड जो चीज़ों को लोगों को अवेयर करना है या कुछ इकदाम लेने हैं, वो कितना चैलेंजिंग रहा है आपके लिए? चैलेंजिंग और मुश्किल ये तो मैं जानता हूँ, चाहे अल्लाह की ज़ात जानती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारी सक्सेस ये है कि बच्चे से लेके बूढ़े तक हर बंदा अब माउंटेन्स में, आज़ाद कश्मीर के अंदर, उसे ये पता है कि माहौलियाती तब्दीली आ चुकी हुई है, कैसे आई है और हमने क्या करना है, मिटिगेट कैसे करना है। तो उसमें मेरे तमाम जो सोशल मीडिया के दोस्त हैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि जिन्होंने डोनेशंस मुझे भेजे, और हम जो तालाब बना रहे हैं उसमें हम 8,000 रुपीज पर पाउंड दे रहे हैं, जो कि बना रहे हैं लोग ना, उसकी डायमेंशन उसकी पूरी। उसके पीछे रीजन ये था कि अब हम एक बंदे को जब हम कहते हैं ना कि आप माहौल ना तबाह करो या इसको बचाओ, अगर उसके बच्चे भूख से मर रहे हैं तो वो क्यों माहौल के लिए सोचेगा? वो कहेगा कि मुझे क्या इससे लगे। तो हमने फिर उनको भी ऑन बोर्ड लिया है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कि जिनके पास वसाइल नहीं थे, तो हम उनको पे भी करते हैं और साथ में ये एजुकेट करते हैं कि ये जो माहौल है क्या। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसकी वजह से आज आप देखें तो पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर की मुहिम, अल्लाह का शुक्र और बड़ी सेटिस्फेक्शन है कि विद इन 6 मंथ्स हर बंदा ऑन बोर्ड है। आई एम ग्लैड कि आपने इसको अचीव किया है, अपने टारगेट्स को। अच्छा, अब जाहिर है आपका जो मिशन है वो सिर्फ माहौल को बचाना नहीं है, बल्कि नई जनरेशन के लिए भी आसानियाँ करना है और उनको भी इन्वॉल्व करना है। नौजवानों की शमूलियत आप क्या समझते हैं, कितनी इम्पोर्टेंट है इस सारे प्रोसेस के अंदर? मुझे बहुत ही खुशी होती है और उनका जो जज्बा और जुनून देख के। प्रॉब्लम ये है अनफॉर्चुनेटली कि हमारा जो सोशल मीडिया है वो गंद से इतना भर चुका हुआ है कि हर तरफ अंधेरा है। तो इस अंधेरे में जहाँ पे रोशनी नजर आती है तो सारे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे ये खुशी है कि अब ये चिराग जल गया है, तो उसके आसपास आप देखेंगे कि इंशाल्लाह एक बड़ा हुजूम। और मैं एक आपसे रिक्वेस्ट आपके चैनल की तवज्जुह से फिर करूंगा, उन जो सोशल कंटेंट क्रिएटर्स, चाहे वो टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कि प्लीज बजाय आप इधर उधर का कंटेंट, आप इस तरह का कंटेंट बनाएं जो कि आपके लिए सदका जारिया भी हो और जो हमारे मुल्क को बचा भी सके, सरसब्ज़ शादाब भी कर सके, क्योंकि बहुत बड़ी तबाही आ चुकी हुई है। तो अगर हम अभी भी अपने जो हमारे लोग हैं उनको हम अंधेरे की तरफ धकेलेंगे, उनकी आंखें बंद करेंगे बाकी चीजें दिखा के, तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी और ये कौम कभी भी माफ नहीं करेगी, जो अगर आपके मिलियंस फॉलोअर्स हैं। यू सो राइट। अच्छा, प्लास्टिक के हवाले से अभी हम पहले भी उस्मान साहब बात कर रहे थे, प्लास्टिक को ख़त्म करने या आलूदगी के हवाले से आपने कैंपेन्स चलाई हैं, ये कितनी चैलेंजिंग रही हैं आपके लिए? प्लास्टिक और जो कचरा है ये अनफॉर्चुनेटली हमारी तरजीहात के अंदर है ही नहीं, और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई गवर्नमेंट, कोई इदारा इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। रावल लेक जिसको आप कहते हैं, जो कि गटर बना हुआ है, 9 मिलियन लीटर इसके अंदर सीवरेज आता है, सारी प्लास्टिक इसके अंदर आती है, बाराको से लेके पीछे तक जो भी माउंटेन्स हैं। मैं एविडेंस कलेक्ट करता हूँ, मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा। बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं। आप इस्लामाबाद के चंद सेक्टर से निकल जाए बाहर तो आपको गंदगी और बदबू इस तरह से कि वहां पे बंदा बस मरने के स्टेज पे आता है।
तो ये चीजें अब इनसे हमें निकलना होगा। ये मीथेन, इसके इतने बुरे इम्पैक्ट्स हैं। 70% जो हमारे इश्यूज हैं वो इन्वायरमेंटल, जो डाटा अगर हम लें सारा, तो हेल्थ से रिलेटेड जितनी बीमारियां उसमें 70%, रावलपिंडी इस्लामाबाद का मैं स्पेसिफिक बात कर रहा हूँ, 70% जो हेल्थ से रिलेटेड जितने इश्यूज हैं वो इन्वायरमेंटल हैं। तो फिर भी हम बाकी हमारी सड़कें बन रही हैं, 35 दिनों में हम पुल भी बना देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी से अटैच हैं चीजें, उसमें पानी हो, उसमें कचरा हो, उसमें जंगलात की तबाही, उसके ऊपर हम क्यों चुप हैं? ये वो क्वेश्चन है कि जिसको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर, चाहे पार्लियामेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कोई अदारा हो, हर जगह पे डिस्कस होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए और इमीडिएट सोल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। You're so right कि हर जगह पे इसको डिस्कस होना चाहिए। मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि आपके इन तमाम तर कैंपेन्स हैं, इसमें हुकूमत या निजी इदारों की आपको किसी हद तक या किसी भी तरह की मुआवनत मिली है? मुझे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तो कोई इसके ऊपर मुआवनत कुछ भी, वो तो खैर सुनने के भी उस मोड में नहीं है, लेकिन आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट के जो पुंछ डिवीजन है वहाँ पे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। अब 2000 तालाब वहाँ पे बना के, तो पूरा जो इंतजामिया है वो हमारी मुहिम में शामिल कर रही है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है। प्लांटेशन हम साथ मिलके कर रहे हैं, पॉलिसीज के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब ये इनिशिएट हो चुका है। चलें, अल्लाह करे कि कोई सी और तरह की सपोर्ट भी आपको इन इदारों से मिले। अगर कोई आम शहरी, कोई भी शख्स आपकी इस कैंपेन मिशन का हिस्सा बनना चाहता है, कैसे बन सकता है, क्या तरीका है, हमारे देखने वालों को बताएं। जी, मेरे मिशन का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ देखें 3 चीजें मेरे इस पूरे एजेंडे के ऊपर ना, कि माहौल, दरख्त और पानी, ये आपने बचाना है। आप जहाँ पे भी हैं, अगर आप इनके बारे में सोचते हैं, इनको बचाते हैं, टेक केयर करते हैं अपने रिसोर्सेज की, तो आप मेरे साथ हैं मिशन में। तो मैं एक अकेला बंदा निकला था, लेकिन अब हम लाखों की तादाद में पहुंच चुके हुए हैं। ये शऊर हर दूसरे बंदे तक आपने पहुंचाना है। मुझसे आपका कांटेक्ट होता नहीं होता वो मैटर नहीं करता। 15,000 वीडियोस में एनवायरनमेंट के ऊपर बना चुका हूँ पिछले 6 साल के अंदर, और टीचर उस्मान मेरे सोशल मीडिया हैंडल से आप उन पर जरूर देखें और आगे तक मैसेज पहुंचाएं, ताकि हम माहौल जो अपने रहने के काबिल बना सकें। आपका काम बहुत ज़बरदस्त है, अल्लाह ताला आपको इसमें मज़ीद कामयाबी दे। टीचर उस्मान इनका सोशल मीडिया हैंडल है। अगर आप दुनिया में, पाकिस्तान में किसी भी जगह पे हैं और आप इनके मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं आप करें, उसमें कंट्रीब्यूट। ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हम कुछ बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल जो सीरीज़ है वो 20 जुलाई से शुरू होने जा रही है, जिसके लिए कौमी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इस बार टीम की क़यादत जो है ऑलराउंडर सलमान अली आगा के सपोर्ट की गई है, जबकि नायब कप्तान का तकर्रुर अभी तक नहीं हुआ। स्क्वाड में जी मुतअद्दिद कई नए और उभरते हुए खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिनमें इब्रार अहमद हैं, अहमद दानियाल हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं, साइम अयूब हैं। ये कुछ मेजर नाम है जो मेरे सामने भी हैं, मैं आपको बता रही हूँ। कोचिंग स्टाफ में भी गैर मुल्की माहिरीन की तादाद शामिल की गई है, और इस हवाले से माइक हिसन जो है बतौर हेड कोच होंगे, और इसके अलावा बॉलिंग कोच भी हमारे जो है वो भी जो प्लेयर हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो नायब कप्तान है वो ना रखने के फैसले पर जो मुशीर चेयरमैन है आमिर मीर साहब, उन्होंने कहा है कि आलमी सतह पर कोई रवायत नहीं है, इसलिए ओहदा खाली रखा गया है। और ये सीरीज़ नौजवान खिलाड़ियों को खुद से जो कह लें खुद को मनवाने का एक बेहतरीन मौका है। ये कहा जाए कि नई, लेकिन जो कह लें कुछ ना तजुर्बाकार टीम के तौर पे भी है, लेकिन जो बांग्लादेश की साइड है वो कुछ बैलेंस्ड है। क्या वाकई अपॉर्चुनिटी साबित होगी नए प्लेयर्स के लिए जिनको अपॉर्चुनिटी दी गई है, क्योंकि बहुत सारे इसमें पुराने नाम भी शामिल हैं। इस वक्त क्या सीरीज़ की तैयारी है हमारी पाकिस्तानी टीम का, जो स्क्वाड का ऐलान हुआ है
वो कैसा है, कॉम्बिनेशन कैसा है। शाकिर अब्बासी स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनको खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया। बांग्लादेश वर्सेस पाकिस्तान 3 T20 मैचेस की सीरीज़ है। स्क्वाड का ऐलान हुआ है, पहले तो हमें स्क्वाड पे एनालिसिस दीजिएगा। देखिए, पाकिस्तान की टीम में जो है वो जो मैनेजमेंट है वो T20 को मद्देनजर रखते हुए अब फ्यूचर की प्लानिंग कर रही है। हमने देखा कि जो बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज होम सीरीज हुई थी, जो हमने 3-0 जीती थी, उसमें भी यही कहा गया था कि जो बड़े नाम बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनसे जान चाहिए गई थी, क्योंकि ये लोग ये बेस्ट स्टार काफ़ी अर्से से पाकिस्तान कैरी कर रहा था इनको। लेकिन रिसेंट पास्ट में हम कोई ICC इवेंट, कोई एशियन इवेंट बड़ा नहीं जीत पाए थे। तो एक माइंड सेट चेंज हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कि अब फ्यूचर के लिए एक नए फॉर्म ऑफ गेम को इंट्रोड्यूस करना है, एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ हमने जाना है। और इसी अप्रोच को हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश के खिलाफ जो होम सीरीज थी उसमें भी नजर आया, और अब बांग्लादेश जाकर हमने अब एक सीरीज खेलनी है, उसमें भी बिल्कुल एक ऑल टुगेदर एक नई टीम, वो जो ट्रायल एंड टेस्टेड का एक सिलसिला शुरू किया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इस टूर की टीम सिलेक्शन में भी वो नजर आता है। लेकिन जो है वो तब्दीलियां आई हैं, जिस तरह शादाब खान अपने जो है वो इंजरी है, उनको एक सर्जरी हुई थी उनकी, अभी लंदन में वो रिहैब चल रहा है, उनका वाइस कैप्टन है वो नहीं है। इस तरह हारिस राउफ जो है वो अमेरिका में जो लीग खेल रहे थे उसमें इंजर्ड हो गए। तो ये तो फोर्स समझता हूँ कि तब्दीलियाँ, लेकिन बाकी तरह रिजवान नहीं है, बाबर नहीं है, शाहीन नहीं है, इस बार नसीम शाह को भी रेस्ट दी गई, और बिल्कुल ऑल टुगेदर एक नया बॉलिंग स्क्वाड हम देख रहे हैं। जिस तरह अहमद दानियाल को इंडक्ट किया गया है, सलमान मिर्जा को इंडक्ट किया गया, ये दो वो प्लेयर हैं जो अनकैप्ड हैं, अभी तक इनका कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर उस तरह से नहीं है, और इनको जो है वो मौका दिया गया है बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए। अहमद दानियाल की कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस बहरहाल मैंने PSL में भी नहीं देखी, लेकिन सलमान मिर्जा ने 4 मैचेस में 8 विकेट ली थी और बड़ा अहम रोल प्ले किया था। लेटर ऑन जो चैंपियन बनी लाहौर के अंदर उनकी टीम में, तो वो बड़ा एक अच्छा इजाफा है पाकिस्तान की टीम में। सलमान जो सुफियान मुकीम है, उनको भी बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो नहीं सिलेक्ट किया गया था, लेकिन उनको वापस लाए हैं। ये बहुत ज़बरदस्त फैसला है, क्योंकि सलमान मुकीम पाकिस्तान के जो शॉर्टर फॉर्मेट है, खासकर T20 के लिए वो एक बेहतरीन स्पिनर है। इस सारी सूरत हाल में मैं देख रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट का एक माइंड सेट है, और जो नए, जिस तरह आपने भी बताया कि नए जो कोच है माइक हेसन, उनकी क़ियादत में या उनकी सरबराही में हमारी बाज़ाब्ता तौर पर दूसरी इंटरनेशनल सीरीज़ होगी, तो वो जो एक नई टीम बिल्ड करने का एक प्लान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लाया था जब फ्यूचर में, क्योंकि हमने एशिया कप भी T20 में खेलना है, फिर अगले साल के अवाइल में हमने इंडिया में जो वर्ल्ड कप होना है, क्योंकि पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा। इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूँ कि वो जो इस तरह की सीरीज होती है बांग्लादेश जैसी निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ, वो जो तैयारियां की जाती हैं वहीं पे ट्रायल एंड टेस्ट। अच्छा, वैसे शाकिर, अब तो हम बांग्लादेश हो, जिम्बाब्वे हो, इस तरह की टीम्स को कहते हैं कि कमज़ोर टीम समटाइम्स, लेकिन अब ना मैं खुद भी एज एन एंकर डरती हूँ कि इनको कमज़ोर टीम ना कहा जाए। कभी कभी पाकिस्तान इन कमज़ोर टीमों से बड़ी बुरी तरीके से हार जाता है और फिर बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है। तो आपने बड़ी अच्छी बात की है कि हमने जो ट्राई एंड टेस्ट करने का एक नया प्रोसेस स्टार्ट किया था, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस पर अपॉर्चुनिटीज़ भी दे रहा है, क्योंकि हमने हमेशा देखा है माजी के अंदर भी कि हमारा कोई भी सीनियर प्लेयर है, चाहे वो बैटिंग साइड पे या बॉलिंग साइड पे इंजर्ड है, किसी वजह से नहीं खेल रहा, तो हमारा पूरा एक फॉर्मेट या कहीं ना कहीं हमारा ऑर्डर डिस्टर्ब होता है। डू यू थिंक कि अब हमें इन प्लेयर्स, जिनको आपने अहमद दानियाल का जिक्र किया है, दीगर प्लेयर्स की हम बात करें, कंसिस्टेंट चांसेस भी देने पड़ेंगे? क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ तो सीरीज़ खेलते, अगर कोई खुदा ना खास्ता अच्छा परफॉर्म नहीं करता है, तो आइंदा आने वाले दिनों में ये जो चांसेस हैं ये थोड़े रेगुलर और कंसिस्टेंट देने पड़ेंगे हमें। देखिए, मैं समझता हूँ कि टीम जो सिलेक्ट हुई है बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि इसके फौरी बाद पाकिस्तान ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ जाना है, और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जो सीरीज़ है T20 वो अमेरिका में खेली जानी है, मियामी के पास ग्राउंड हाउस में। अब उसके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि उस टीम का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो मैं देख रहा हूँ कि उस टीम में इससे जो बांग्लादेश टूर के परफॉर्मर होंगे उनको जरूर कैरी किया जाएगा, लेकिन अगर कोई लड़का जो नया लड़का वो इसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो यकीनन हम ये टीम लेकर वेस्ट इंडीज़ को नहीं जाएंगे। ये टीम लेकर हम एक मजबूत टीम के खिलाफ तो नहीं उतरेंगे। फिर मैं देख रहा हूँ कि अगर शादाब खान रिकवर कर जाते हैं, अगर हारिस राउफ रिकवर कर जाते हैं, इवन नसीम शाह की वापसी
मैं देख रहा हूँ, क्योंकि दानियाल या मिर्ज़ा के साथ बहरहाल वहाँ नहीं जाया जाएगा कि इनके सर पे सारा बोझ डाला जाए। अब्बास सफेदी निस्बतन इन दोनों में से ज़्यादा तजुर्बेकार फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने बैक टू बैक PSL हुई हैं, उसमें उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्म किया, तो वो भी इस स्क्वाड का हिस्सा है। लेकिन ये जो अभी तक का जो एक अप्रोच, और मैं इसको बैक भी करता हूँ पाकिस्तान बोर्ड की, कि हमें नए टैलेंट को बहरहाल इसी तरह की सीरीज में जो निस्बत, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पाकिस्तान जब हारने पे आए तो जिम्बाब्वे और बांग्लादेश से भी हार जाता और हारता रहा, और बड़े बड़े नामों की मौजूदगी में हारता रहा। तो ऐसी सूरत में अब हमें वो एक काउड अप्रोच तो नहीं करनी, इन्हीं टीम के खिलाफ हमें जो है वो अपने नए टैलेंट को मौका भी देना है, उनको एतमाद भी देना है, और इन्हें फ्यूचर की एक सफबंदी होनी है हमने। क्योंकि मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कुछ मेंटली तौर पर ये फैसला कर लिया है कि हमें वो ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना है जो अब दुनिया में राइज है। T20 में देखें, शायद हमने बाबर की क़यादत में, रिजवान की क़यादत में, या इन दोनों की जोड़ी को हमने बड़ा डिफेंड किया, बड़ा इनको प्रेस किया, लेकिन हमने जब भी देखा कि हम इस जोड़ी के साथ 160, 170 और मैक्सिमम 180 का टारगेट दे सकते हैं या अचीव कर सकते हैं। लेकिन आजकल की T20 क्रिकेट 200 प्लस की क्रिकेट है। जब से हमने हसन नवाज को हमने टीम में इंडक्ट किया, उसने बड़ा जो है एक इम्पैक्ट दिया, वो 13 सेंचुरी उसने स्कोर की। इसके साथ साथ हमने फिर लेटर ऑन जब खुर्शीद शाह को दोबारा इंडक्ट किया, उसने अच्छा परफॉर्म किया। फ़खर ज़मान की टॉप ऑफ द ऑर्डर मौजूदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस भी उसके पास है, उसका जो एग्रेशन है वो टीम में अब रिफ्लेक्ट होता नज़र आ रहा है। और फिर साहबजादा फरहान ने जिस तरह से टन्स ऑफ रन्स के डोमेस्टिक में PSL में परफॉर्म किया, वो अब लग रहा है कि पाकिस्तान T20 का रेगुलर हिस्सा बनता जा रहा है। तो इस सारी सूरत में एक नई टीम को शेप कर रहे हैं, और जब रीबिल्डिंग का प्रोसेस शुरू होता है तो हमें भी एज ए जर्नलिस्ट, एनालिस्ट और शायकीन को भी थोड़ा सा टीम को मार्जिन देना पड़ता है कि हम एक रिहेबिलिटेशन और रीबिल्डिंग में जा रहे हैं। और ऐसी सूरत में अगर हम बांग्लादेश से, जो कि हमने बांग्लादेश को होम में 3-0 हराया है, लेकिन जब बांग्लादेश के उस उनकी इन्वायरमेंट में, उनके होम ग्राउंड पर, उनकी विकेट पर खेलेंगे तो एक आध मैच के हारने का मार्जिन हमें रखना चाहिए। मेंटली शाकिर, आप हमें मेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं कि आपने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और होप्स हाई नहीं करनी है, ये हम पहले तैयार है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम तैयार रहते हैं। शाकिर, क्विकली मुझे बताइएगा, नायब कप्तान की जगह को खाली रखा गया और ये PCB का आमिर मीर साहब का मौक़िफ़ है कि जी इंटरनेशनली ऐसा कोई स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है कि जी ये फिल करनी है स्पेस, तो इज इट राइट? नायब कप्तान का वैसे एक रवायत की है, कोई ऐसी लाइबिलिटी या कोई जिम्मेदारी इतनी नहीं होती, और खास करके T20 फॉर्मेट में इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती नायब कप्तान की। नायब कप्तान का रोल ज्यादातर लॉन्गर फॉर्मेट, खासकर टेस्ट क्रिकेट में होता है, क्योंकि 5 दिन का मैच है, कप्तान ने बाहर जाना होता है, तो उस दौरान उसने परफॉर्म करना है, अगर टीम लीडर परफॉर्म करना होना चाहिए। अगर शादाब फिट होते, टीम में होते, तो जरूरी नायब कप्तान होता है, लेकिन शादाब के एब्सेंस में एक आध सीरीज के लिए नायब कप्तान का अनाउंसमेंट कोई इतनी ज़रूरी नहीं थी। उनकी लॉजिक में बिल्कुल समझ आती है। लेकिन एक बात जो मैं ऐड करना चाह रहा था कि ये लोग ज़रूर बात कर रहे थे कि बांग्लादेश की जो विकेट्स होती हैं वो टर्निंग विकेट्स हैं, स्लो विकेट्स हैं, स्पिनर को बड़ा सपोर्ट करती हैं, और ऐसे विकेट्स पे हमें बाबर आजम के साथ जाना चाहिए जो बड़े अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं स्लो विकेट पर खेलने का, या रिजवान होने चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमें इन विकेट्स पे भी जो है वो अपने यंग टैलेंट को जो है मौका देना है, हमें उनको ये एतमाद देना है कि आप हर तरह की कंडीशन में आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं समझता हूँ कि इस टीम को मैं इसलिए बैक करता हूँ कि आपको नए टैलेंट को इन्हीं जगहों पे मौका देना है, इन्हीं सीरीज में मौका देना है, और अगर यहाँ वो परफॉर्म करेंगे तो एक अच्छे एतमाद के साथ बड़ी टीमों के खिलाफ खेल सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू वेरी मच शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। और जाहिर है टीम को तो हम हमेशा बैक करते हैं, चाहे अच्छा खेलें, बुरा खेलें, जैसा भी खेलें। वी होप कि बांग्लादेश के अगेंस्ट जो हमने यंगस्टर्स को चांस दिया है, उस चांस को भरपूर तरीके से वेल करें और इनको अच्छा मौका मिले, अच्छा खेलें और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है, मैंने आपसे इजाज़त लेनी है, लेकिन जाते जाते हम आपको दानिश मुनीर की रिपोर्ट दिखाएंगे जिसमें बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में जी तलबा ने अपनी जो आर्ट्स है, अपनी जो क्रिएटिविटी है, उसका भरपूर मुजाहरा किया सालाना डिग्री शो में। इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली, दानिश मुनीर हमें दिखा रहे हैं। मैं आपसे मिलूँगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
जी देखिए, आज एक और जो है वो एग्जीबिशन हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बच्चों की 4 साल जो मेहनत है उसके समराज जो है वो आज उनको मिल रहे हैं। उनको थीसिस डिस्प्ले किया गया है। 4 साल डिग्री के दौरान जो कुछ उन्होंने यहाँ से सीखा उनको अमली ज़िंदगी में किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, ये सारी नुमाइश जो यहाँ पर रखी गई है। 101 जो है वो थीसिस डिस्प्ले आज इस जामिया में किए गए हैं। मैं अगर आज के इस थीसिस डिस्प्ले की अगर आपको दिखाया जाए तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड इस सारी रिसर्च तहकीक और इस सेगमेंट को खुसूसी तौर पर तैयार किया गया है। ये जिस स्टूडेंट्स की जानिब से तैयार किया गया है वो पाकिस्तानी नहीं है बल्कि उनका ताल्लुक नेपाल से है। नेपाल से वो यहाँ पर आके पढ़ रही हैं और यहाँ पर उनकी तहकीक जारी है। उसके ऊपर उन्होंने ये सारा थीसिस तैयार किया गया। मैं उनसे आपकी मुलाकात भी करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये थीसिस जो है वो किस तरह से चलता है, क्या इसका थीम क्या है, क्या इसकी सूरत हाल है, इसके ऊपर वो हमें आके बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये बताइएगा क्या ये आपका इसका मॉडल क्या है और इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, थीम क्या है? सो मेरा नाम सुबिस्ता कायस्ता है। आई स्टडी इन मार्विन दावत स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिज़ाइन। सो मेरा डिपार्टमेंट आइडा है। आइडा स्टैंड फॉर इंटरडिसिप्लिनरी एक्सपैंडेड डिज़ाइन एंड आर्ट्स। सो मैं आपको मेरा एक्सप्लेन करती हूँ। सो व्हेन यू इंटर इनटू द स्पेस यू आर द अथॉरिटी, यू आर द अथॉरिटी फिगर। तो इसमें होता ये है कि मेरा रिसर्च टॉपिक जो है एलिनेशन इन एजुकेशन सिस्टम में है। उसका मतलब ये है कि जो बच्चे होते हैं वो किस तरह से एक सिस्टम के अंदर एलिनेट फील करते हैं, वो है मेरा रिसर्च वहाँ पे है। ये कार्ड्स यहाँ लगाने का क्या इनका मकसद क्या है? सो मेरा जो रिसर्च है लास्ट समर स्टार्ट हुआ था और मेरा रिसर्च लास्ट समर स्टार्ट होते वक्त मैं एक्चुअली स्कूल्स में जाती थी और एज अ फैसिलिटेटर उधर उनके साथ इंटरेक्शन करती थी। बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या फ़ील होता है, किस तरह से प्रॉब्लम है उनको या फिर नहीं है, वो सारा चीज़ मैं एक्सट्रैक्ट करने को ट्राई करती थी। एंड वर्कशॉप वाज मेन मेथडोलॉजी फॉर माई रिसर्च। जितना अरसा आप स्कूल में रहते हो उतना आपकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। सो ये एक क्लास का 5th ग्रेड के बच्चों के आंसर्स थे और वो सारों ने सेम लिखा हुआ है। हालांकि जूनियर ग्रेड के बच्चों के पास जब मैं गई थी तो उनके बहुत यूनिक आंसर थे, ऑथेंटिक आंसर थे। दैट्स वाई आई नेम्ड माई थीसिस टॉपिक Dear Teacher, because it's a message from everyone, message from children to us. मेरा रिसर्च आर्टिकुलेशन में ये है कि ये सारे जो इधर से उधर वाला हिस्सा है ये सारा रिसर्च आर्टिकुलेशन है। एज़ यू कैन हेयर द क्लासरूम एम्बियंस, बच्चों के बोलने की आवाज़ आपको आ रही होगी। जैसे आप खोलते हो ये आवाज़ चली जाती है। इट्स अ मेटाफोरिकल क्लासरूम। जैसे आप इंटर होते हो इस दरवाजे का नाम साइलेंस है क्योंकि इट रिप्रेजेंट्स द साइलेंस। एंड देन ये सीरीज़ है, इसमें सीरीज़ में 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स ये एक वर्क का 3 पार्ट्स है, एक दरवाज़ा, एक ये और वो। इनका नाम द यू आर द अथॉरिटी है और इनका ये पर्पस है कि व्हेन यू टच दिस जेंटली इट लुक्स लाइक दे आर मूविंग, इट लुक्स लाइक दे आर राइटिंग समथिंग। तो इसका ये पर्पस है, इट्स अ मेटाफोरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्लासरूम जिसमें ये बोला जा रहा है कि यू आर द अथॉरिटी, वी आर द अथॉरिटी। मज़ीद क्या थीसिस यहाँ पे मौजूद हैं, आइए आपको दिखाती हैं दूसरे हॉल्स में उनके क्या पर्पज़ हैं, उनके क्या मकसद हैं, उनकी क्या चीज़ें हैं, वो आपको यहाँ पे आगे दिखाते हैं। आइए। आज हम दूसरे हॉल में मौजूद हैं। यहाँ पर विजुअल कम्युनिकेशन से रिलेटेड थीसिस डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ रवायती अंदाज को भी यहाँ पे अपनाया गया है। इस अगर थीसिस की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको देसी लिबास के साथ साथ वलायती लिबास और दीगर पेंटिंग्स के साथ इसको सजाया गया है। इस पर जानते हैं कि ये बनाने का पर्पस क्या था, इसके पीछे इनका क्या थीम है। बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स यहाँ पर डिस्प्ले के लिए रखी गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। बस आपके इस डिस्प्ले का और इसमें क्या आप लेसन जो है वो डिलीवर कर रही हैं? मैंने एक्चुअली एक NGO बनाई है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए,
जहाँ औरतें जो दबाव फील करती हैं हमारे माशरे में, वो आके खुल के बात कर सकती हैं। और इसका एंड गोल जो NGO का ये है, वो जो अकॉर्डिंग टू राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान 70% ऑफ वुमेन ऑफ पाकिस्तान आर अनएम्प्लॉयड, नॉट बिकॉज दे आर नॉट केपेबल, नॉट बिकॉज दे आर नॉट एजुकेटेड, नॉट बिकॉज दे डू नॉट हैव स्किल्स, बट जस्ट बिकॉज वी पुट देम इनटू सर्टेन रोल्स कि वो कुछ कर नहीं सक रहे हैं। तो उनके लिए इस NGO का एंड गोल ये है कि वो यहाँ आके उनको ऑनलाइन अर्न करने का मौका मिलता है। इस जो वो थीसिस में ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने से मुतालिक जो है वो डिस्प्ले किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन भी उनकी हेल्प की गई है। यहाँ पर इस जो मुख्तलिफ़ पेंटिंग्स के ज़रिए ख़वातीन के हकूक़ की जो है वो इसके ऊपर बात की गई है। अगले डिस्प्ले की जानिब जाते हैं तो यहाँ पर भी जदीद टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो विजुअल्स डिस्प्ले के लिए रखे गए हैं। इससे अगले वाले हम डिस्प्ले पर जाते हैं जिसमें मुख्तलिफ़ जो है वो 3D विजुअल्स के ज़रिए स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है। वॉल के ऊपर मुख्तलिफ़ स्लोगन्स और मुख्तलिफ़ जो है वो चीज़ें जो है वो रखी गई हैं। बाकायदा तौर पर किस तरीके से ज़िला 86 के नाम से इसको किया गया है, जिसके ज़रिए जो है वो उनके ऊपर जो मुंतज़मीन हैं उनकी जानिब से बताया गया है कि गाँव में मुख्तलिफ़ मकामात पर जहाँ ज़मीनों पे कब्ज़े हो जाते हैं, मकानात पे कब्ज़े हो जाते हैं, किस तरीके से उनकी इस स्टोरी को यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। मेरे अक़ल में अगर देखा जाए तो ये एक देसी अंदरून शहर के माहौल को यहाँ पर किया गया है। महल्लेदारियाँ जो कि पंजाब का कल्चर है, उसको यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। इनकी क्या कॉस्ट था इसको बनाने के लिए, क्या इसकी बैक लॉजिक थी, वो जानते हैं। पहले हम आपको दूसरा जो है वो यहाँ पर थीसिस दिखाते हैं जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स भी जो है वो खेली जा रही हैं। कार्ड्स डिस्प्ले किए गए हैं, एक बड़ा खूबसूरत सी कलर कम्बिनेशन के साथ इसको डिस्प्ले किया गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पर्पज़ है आपके इस थीसिस का, और ये सारी डिज़ाइनिंग जो की गई है इनकी क्या इनके पीछे सोच रखी? तो मेरी थीसिस का पर्पस ये था कि मैंने एक बोर्ड गेम बनाई है जो कि बुज़ुर्गों के लिए है। पर्टिकुलरली मेज़बान जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, हमारे कल्चर की जो एस्पेक्ट है कि हम मेहमान नवाजी करते हैं और हम अपने मेहमानों को होस्ट करते हैं, वैसे ये बोर्ड गेम भी एक दरवाजे की तरह खुलती है। अब इसमें 4 डिफरेंट वो लोग खेल रहे हैं जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, 4 डिफरेंट रंग हैं और उनमें से आप जिस रंग पे लैंड करते हो आपने उसका कार्ड उठाना है। तो इधर हमारे पास है जल्दी बताओ, मुकाबला करो, होशियार चाल और हरकत दिखाओ। तो इसमें डेयर्स हैं, चैलेंजेस हैं। जल्दी बताओ वाले पर्टिकुलरली वो सवाल आते हैं जैसे कि आपको क्या खाने को दिल कर रहा है, जो कि हमारे बुजुर्गों को कॉन्स्टेंटली इंगेज रखेगा और पता चलेगा कि उनको एक बेसिकली उनकी मेमोरी इंगेज करेगा जिनसे कि उनको खुशी पहुंच सकती है। और होशियार चाल है वो बोर्ड से मूवमेंट हैं। और जो मेरी डिज़ाइन लैंग्वेज है वो मुग़ल पर्टिकुलरली 12 स्टार आर्ट से इंस्पायर्ड है। जैसे कि आपको इधर नज़र आ रहा है ये दीवार, क्योंकि मैंने एक ओल्ड होम से शुरू की थी अपनी केस स्टडी। जी, हमारे बुजुर्गों के नाम एक याद एक पैगाम। तो जो भी स्पेस में आ रहा है वो उन बुजुर्गों के लिए जिसको जो भी ख्याल आ रहा है वो गेम के बारे में लिख रहा है या कि उनको जो पैगाम देना है करने वाले हैं वो उनके ऊपर अपने जो है वो इजहार करें। कि बड़ी अच्छे तरीके से इस गेम को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें इस वक्त तो नौजवान खेल रहे हैं लेकिन बुज़ुर्गों के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है कि वो मसरूफियत ना होने के बायस खासे डिप्रेशंस में भी चले जाते हैं। मेमोरी लॉस की सूरत हाल भी उनको देखने में पड़ती है। मुख्य अगर हम इस तरफ बात करें तो बाब अव्वल मेराज के उन्वान से ये सारा जो है वो थीसिस डिस्प्ले किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरी बुक्स भी मौजूद हैं। दूसरी जानिब अगर चलते हैं तो बच्चों के जो कार्टून्स हैं उनको बड़े अच्छे से तरीके से डिस्प्ले किया गया है। किस तरीके से बच्चों को कार्टून्स दिखाए जा सकते हैं, इनकी क्या स्पेसिफिकेशंस हैं। खूबसूरत से ट्री जो है वो बनाए गए हैं, सजाए गए हैं, इसको डेकोरेट किया गया है और इसको हैप्पी ट्रेल्स के नाम से जो है वो इसको डिस्प्ले किया गया है। क्या पर्पज़ है, क्या थीम है इसका? हैप्पी ट्रेल्स एक डिजिटल स्टोरी टेलिंग प्लेटफॉर्म है बच्चों के लिए जो इन्हें एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर ऑफर करता है। हर स्ट्रक्चर उन्हें एक डिफरेंट चीज़ ऑफर करता है, जैसे कि आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग कर सकते हैं, आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इस ऐप में 4-5 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जो बच्चों के लिए प्रोवाइडेड हैं, विच आर लाइक जर्नलिंग, देयर इज रिवॉर्ड सिस्टम्स, इमोशन बेस्ड कैरेक्टर्स हैं। All of these come together to offer children a space to create their own stories rather than just listen to them.
मुख्तलिफ ऑडिटोरियम्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स पर जो है वो थीसिस डिस्प्ले किए गए हैं। फ़ैशन डिज़ाइनिंग का ये थीसिस है। इसमें मुख्तलिफ किस्म के मलबूसात मुख्तलिफ कल्चर से ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, नए डिज़ाइन जो कि मार्केट में नए हैं, नई आइडियाज़ के साथ इनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पे देखने वाले किस तरह से इनसे महसूस हो रहे हैं, उनको ये मॉडल्स कितने पसंद आ रहे हैं, ये उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। बताइएगा, मुख्तलिफ थीसिस आपने देखे, बच्चों ने मेहनत की, कैसा लगा आपको? मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि नए नए आइडियाज़ लोग लेके आ रहे हैं और ये बहुत फ़र्क है जो पुराने डिज़ाइन से उनसे, और अब उनमें टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और नए कलर्स हैं। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और सारी डिस्प्ले बहुत अच्छे हैं। आई थिंक डिस्प्लेज बहुत अच्छे हैं। तलबा अपने साथियों को जो है वो इसके ऊपर दाद दे रहे हैं कि उन्होंने बड़े बड़े अच्छे मॉडल्स तैयार किए, बड़े अच्छे थीसिस डिस्प्ले किए गए, जो कि उनकी 4 साला मेहनत है उसका समर आज उनको मिल रहा है। और ये थीसिस जो है वो उनको अमली ज़िंदगी में भी जो है वो कारआमद साबित होंगे, मुआवनत देंगे अपने बिज़नेस स्टार्ट करने में, कारोबार स्टार्ट करने में, या कोई भी प्रोफेशन जो है वो ज्वाइन करने में इसकी ख़ासी मदद जो है वो मिलेगी।